इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को दिखाते हुए जो कि पिरामिड्स के पास मौजूद कई सारे स्ट्रक्चर्स की जांच पड़ताल कर रहे थे। वो सारे आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर हेडन नाम के एक आदमी के अंडर काम करते हैं। प्रोफेसर हेडन अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर थे, जिन्हें की पिरामिड्स के अंदर से एक ऐसी अनोखी की पता करनी थी जिसे कि हेवन की भी कहा जाता था। और ये चाबी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है जिस पर इस पूरे रेगिस्तान और पिरामिड्स का इतिहास लिखा हुआ था। दरअसल बात ऐसी थी कि कई हजार साल पहले जब इंसान धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे और वो उस समय बहुत निचले स्तर पर होते हैं, लेकिन उस समय पृथ्वी पर कुछ ऐसे एडवांस प्रजातियों की एंट्री हुई जिन्हें की ओसाइरस प्रजाति कहा जाता था। इस प्रजाति के लोग सारे इंसानों से कई एडवांस होते हैं और वो तो अपनी टेक्नोलॉजी इंसानों को सौंपने लगे थे। उन्होंने ही इंसानों के दिमाग की एबिलिटी को तेज किया और सारे डेवलपमेंट किए, लेकिन वो प्रजाति किसी मकसद से पृथ्वी पर आई थी। वो भले ही इंसानों की मदद कर रहे थे एडवांसमेंट में, लेकिन वो चाहते थे कि इंसान उनकी गुलामी करे और उनके सेवक बनकर रहे। अब ये बातें इंसानी प्रजाति को एक्सेप्टेड नहीं थी। इन्हीं सारी चीजों के लिए इंसानों और उस प्रजातियों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयां भी हुई थी। कहा जाता है कि पिरामिड से एकदम आसमान की तरफ कुछ सितारे फॉर्मेशन बनाते हैं और एक लाइट बीम उसकी तरफ फायर करते हैं। इस मोमेंट के तुरंत ही बाद वहां पर एक गेट ओपन होता था जिसमें से ओसाइरस प्रजाति के लोग बाहर आते थे। जब ये बातें इंसानों को पता चली तो उनके एक बहुत ही बड़े राजा उन्होंने रोशनी के देवता को बोलकर उस पूरे गेट को ही बंद करा दिया। हालांकि ओसाइरस प्रजाति के लोग पृथ्वी पर तो नहीं आ पाए, लेकिन उस प्रजाति के कई सारे सेवक बन चुके थे जो उनके लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। वही सारे लोग अगेंस्ट होकर देवता और राजा पर हमला करने लगे, लेकिन उस रोशनी के देवता ने उन सारे ओसाइरस के सपोर्टर्स को पिरामिड के अंदर ही कैद कर दिया और उस जगह को एक की से बंद कर दिया होता है जिसे कि हम हेवन की के नाम से ही जानते हैं। हमें तो उस समय की एक राजकुमारी को दिखाया गया जो ओसाइरस से बिलोंग करती थी और उसने एक तरीके से ओसाइरस प्रजाति के वारिस को ही जन्म दिया था। सारे फैमिली के लोग उस बच्चे को सेफली लेकर चले जाते हैं ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, पर इन सारी चीजों में प्रिंसेस की मृत्यु हो गई। उनके डेड बॉडी को ताबूत में रखकर उसी पिरामिड के अंदर डाल दिया गया जिसके अंदर बाकी ओसाइरस प्रजाति के लोगों को रखा गया होता है। उस दरवाजे को हेवन की से बंद करके उसे कहीं छुपा दिया गया ताकि इस अनोखी चाबी तक कोई भी ना पहुंच सके। और अब प्रेजेंट टाइम आ चुका है जहां पर बड़े से बड़े लोग उस चाबी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रोफेसर हेडन को तो ये सारी बातें पता थी, फिर भी वो अपने सारे पैसे लगाकर उसे ढूंढ रहे थे। अब हमें अचानक दिखाई दिया कि उनकी एक छड़ी को कोई अनजान आदमी चुरा रहा है। प्रोफेसर हेडन तो फोन कॉल पर ही लगे हुए थे और यहाँ उनकी छड़ी चोरी हो गई। उसे चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि पीटर नाम का एक आदमी था जो कि प्रोफेसर हेडन के साथ मिलकर उस मिशन में शामिल होना चाहता था। एक तरीके से वो प्रोफेसर हेडन का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। पीटर तो इसके बाद सीधा एक दुकानदार के पास चला आया। पीटर ने तो उस दुकानदार से हेवन की मांग की जिसके बदले वो उसे काफी सारे पैसे और डॉलर्स देता है। अब वो दुकानदार लालच में आ गया। उसने तुरंत ही तिजोरी में से हेवन की निकाली जो इतने सालों से यहाँ पर मौजूद है और उसने पैसों के बदले उस हेवन की को पीटर को दे दिया। पर अब पीटर पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा चालाकी दिखाता है। उसने प्रोफेसर हेडन द्वारा चुराई गई छड़ी में से एक हथियार निकाला और उस दुकानदार को ही मार दिया। यानी कि वो अपने पैसे भी ले लेता है और हेवन की को भी चुरा कर चला जाता है। प्रोफेसर हेडन जब अपने एक सपोर्टर के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें दुकानदार मरा पड़ा हुआ दिखाई दिया था, यानी कि वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है। तभी प्रोफेसर हेडन को पीटर का एक कॉल आता है। पीटर ने तो साफ साफ सारी बातें बोल दी थी कि उस दुकानदार को मैंने ही मारा है और मेरे पास हेवन की मौजूद है, लेकिन अगर मैं ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करूंगा तो उस छड़ी के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी कि तुम ही फंसोगे इन सारे केसेस में। इसीलिए पीटर प्रोफेसर हेडन को ब्लैकमेल करते हुए कहने लगा कि मुझे भी तुम्हारे इस मिशन में शामिल करो और मैं इसका एक पार्ट बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर हेडन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो पीटर के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। अब प्रोफेसर हेडन ट्रेवल करते हुए एक लेडी के पास पहुंचे। ये लेडी प्रेडिक्ट करती थी और फ्यूचर देख सकती थी। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। प्रोफेसर हेडन ने कुछ पैसे देते हुए उस लेडी से पूछा कि क्या मैं अपने फ्यूचर मिशन में कामयाब हो भी पाऊंगा कि नहीं।
वो लेडी अपनी आंख बंद करके सारी पॉसिबिलिटीज देखने लगती है, जिसमें कि उसने बताया कि तुम अपना मिशन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। लेकिन वो लेडी इन सारी चीजों के साथ साथ ये भी देख रही थी कि ओसाइरस प्रजाति के सपोर्टर्स आजाद हो चुके हैं और वो चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। और तो और प्रोफेसर हेडन इतना ज्यादा घायल हो गए फ्यूचर वाली लड़ाई में कि उनकी जान जाने वाली थी। बट इस बारे में वो लेडी प्रोफेसर हेडन को नहीं बताती। प्रोफेसर हेडन बहुत ही ज्यादा खुश होकर वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर हेडन वहाँ से ट्रेवल करते हुए सीधा अपनी एक आर्कियोलॉजिस्ट साथी के पास पहुँचते हैं जिसका नाम बेन हुआ करता था। प्रोफेसर हेडन और बेन ने साथ मिलकर कई सारे मिशन को कामयाब कराया होता है। बेन के साथ तो उसका एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम एडी होता है। अब यहाँ पर बेन प्रोफेसर हेडन को बताता है कि कल रात बहुत ही तेज तूफान आया था और उस भारी तूफान के कारण रेत के अंदर छुपा हुआ ये पिरामिड सामने आ गया है, जिसे कि हम कई साल से ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर हेडन उसे देखते ही समझ गए कि ये वही है जिसकी तलाश वो कब से कर रहे थे। प्रोफेसर हेडन बेन से रिक्वेस्ट करने लगे कि तुम एक टीम बनाओ जो कि इस पिरामिड के अंदर जाएगी। मैं इस बार वाला चांस मिस नहीं करना चाहता। प्रोफेसर हेडन इसीलिए काफी ज्यादा जल्दी में होते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वो मोमेंट आने वाला था जब इस पिरामिड के एकदम ऊपर की तरफ सारे सितारे एक फॉर्मेशन में होंगे और वो लाइट पिरामिड के ऊपर पड़ेगी जिससे ओसाइरिस के लिए गेट ओपन हो जाएगा। प्रोफेसर हेडन पहली ऐसी टीम बनाना चाहते थे जो उस प्राचीन चीजों को अपनी आंखों से देखे और दुनिया के सामने लेकर आए। बेन को अब ये काम मिल जाता है और वो टीम बनाने में बिजी हो गया। लेकिन अगले दिन से ही बेन की तबीयत खराब रहने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। बेन जाकर आराम भी करता है पर उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, जिस वजह से बेन ने अपने असिस्टेंट एडी को बुलाया और उसे साफ साफ कह दिया कि मैं प्रोफेसर हेडन द्वारा बनाए गए उस मिशन में नहीं शामिल हो सकता। पर अब उन्होंने अपने असिस्टेंट एडी को अपनी जगह जाने के लिए कहा क्योंकि एडी इतने सालों से उनके साथ है और सारी चीजें सीख चुका है, तो एडी उनकी रिप्लेसमेंट में सबसे बेस्ट होगा। अब अपने मास्टर का कहना मानना उसकी मजबूरी थी, इसीलिए एडी उनकी जगह पर निकल पड़ा था मिशन के अंदर। प्रोफेसर हेडन की बेटी जिसका नाम हैना होता है वो भी वहाँ पर आ चुकी थी लंदन से। उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है और वो अपने फादर के साथ आर्कियोलॉजिस्ट चीजों में ही हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई थी, यानी कि हैना भी इस मिशन के अंदर शामिल होगी। अब जब एडी हैना के पास आता है और उससे कहता है कि बेन की तबीयत खराब होने के कारण मैं उनकी जगह पर आया हूँ, तो हैना ने एडी की बेइज्जती करके वहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि वो प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोगों को लेना चाहते हैं। ये मिशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। इन सारी बेइज्जती के बाद एडी काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से सीधा चला गया। अब थोड़ी देर में जब प्रोफेसर हेडन अपनी बेटी हैना से बातें करते हैं तो हैना ने उसे बताया कि बेन की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह पर अपने असिस्टेंट यानी कि एडी को भेज दिया था, जिससे कि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी खतरनाक चीजों का। ये बात सुनने पर प्रोफेसर हेडन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए और ये बोलने लगे कि भले ही एडी ने कोई मिशन नहीं किया हो, लेकिन उसने बेन की हर एक चीजों को सीख लिया है। उसका हमारी टीम में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द बुला लो। अब यहाँ पर हैना को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए वो तुरंत ही एडी को कॉल कर देती है और उससे अपने इस बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है। उसने एडी को टीम में शामिल होने के लिए बुला लिया था, जिसके बाद एडी तुरंत ही गाड़ी घुमाता है और सीधा आर्कियोलॉजिस्ट टीम मेंबर्स के पास आ जाता है। धीरे धीरे करके उन लोगों ने कई बड़ी टीम बना ली थी, जिसमें हर काम के अकॉर्डिंग एक एक एक्सपर्ट्स को रखा गया था। चौंकाने वाली बात यह होती है कि उनकी टीम में मुफासा नाम का एक इंडियन भी आता है, जो और कोई नहीं बल्कि हमारे गुलशन ग्रोवर है। हम सब तो इनके बारे में जानते ही हैं। अब वो पूरी टीम बनकर तैयार हो चुकी थी। मुफासा को तो इन सारे पिरामिड्स के स्ट्रक्चर और बनावट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होती है, इसीलिए उसे रखा गया था ताकि वो किसी जाल में न फंस पाए। प्रोफेसर हेडन इसीलिए जल्दबाजी कर रहे थे क्योंकि आज का ही वो दिन था जब सारे सितारे एक फॉर्मेशन बनाएंगे और ओसाइरस के लिए एक गेट ओपन होगा। इसीलिए अब वो जल्द से जल्द पिरामिड के अंदर घुसने का एक रास्ता बनाने लगे। कई सारे वर्कर्स का यूज करके एक जगह पर खुदाई की जा रही थी। तभी एडी पिरामिड के दीवारों पर लिखी गई एक चीज को दिखाता है। वो बता रहा था कि इस पर साफ मेंशन किया गया है कि जो भी इंसान अंदर जाएगा वो वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। ये सिर्फ ओसाइरस प्रजाति के वंशज के लिए ही है जो यहाँ अंदर जा सकते हैं और बाहर भी सुरक्षित आ सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर हेडन इन चीजों को एकदम से इग्नोर कर रहे थे। उन्हें तो ये सारी चीजें दुनिया के सामने लानी थी और सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बनना था। वो तो अपने साथ कई सारे सोल्जर्स को ले लेते हैं जो उनकी इस पूरी जर्नी में मदद करेंगे। अब एक बड़ा
सा छेद बनाकर वो पिरामिड के अंदर एक एक करके जाने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, इसीलिए उन्होंने टॉर्च लाइट ले ली होती है जिससे कि वो सभी आगे बढ़ते रहेंगे। प्रोफेसर हेडन भी काफी ज्यादा शॉक थे अंदर के स्ट्रक्चर को देखकर, क्योंकि ये बाकी पिरामिड से एकदम अलग और एडवांस होता है। देखकर पता चल रहा था कि यहाँ सिक्योरिटी का कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता है, पर असली खतरा तो आगे है। अब वो सभी ट्रेवल करते हुए पिरामिड की एक बड़ी सी जगह पर आ गए जिसके बीचों बीच सोने की एक मूर्ति रखी गई होती है। प्रोफेसर हेडन का एक कलीग जैसे ही उस मूर्ति को उठाता है तभी अचानक उनके पीछे वाला दरवाजा नीचे गिर गया था। उसके सामने एक सोल्जर खड़ा होता है जिसकी वहीं पर मौत हो गई। उनके वापस जाने का रास्ता भी अब बंद हो चुका था। जब उस कलीग ने मूर्ति को वापस रखा तो भी वो दरवाजा ओपन नहीं होता, यानी कि वो अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उस जगह पर वो फॉर्च्यून लेडी भी होती है जिसने कि प्रोफेसर हेडन का फ्यूचर बताया था। वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डरने लगी और सबको कहती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर हेडन अब पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने कहा कि अब तो वापस जाने का दरवाजा भी बंद हो चुका है, यानी हमें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम बाहर निकल सकें। धीरे धीरे अब सभी एक फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ने लगे होते हैं, लेकिन तभी मुफासा की नजर अजीब तरीके के टाइल्स के ऊपर पड़ती है। जमीन पर मौजूद सारे के सारे टाइल्स बहुत ही अजीब तरीके के फॉर्मेशन में थे। इसी वजह से मुफासा को काफी ज्यादा शक होने लगा। वो सभी को रोककर एक एक ब्रिक्स को चेक करने लगता है और जैसे ही उसने एक गलत ब्रिक के ऊपर पैर रखा तो ऊपर से कई सारे पत्थर नीचे गिरने लगे, यानी कि ये ट्रैप है और अगर गलत कदम रखे तो मारे जाएंगे। इसीलिए मुफासा के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उसका यूज करता है और सही वाले ब्रिक को चूज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। अगर मुफासा ने ये नहीं बताया होता तो वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग पहले ही मारे जाते। धीरे धीरे उसने सही ब्रिक को चुनना स्टार्ट किया और अपने ठीक पीछे सभी लोगों को लाने लगा। उस लेवल को भी अब सभी लोग क्लियर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका खतरा तो अभी शुरू हुआ था। आने वाले लेवल में इतने लोगों की जाने जाएंगी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। मुफासा तो सभी को बचाते हुए इसी तरीके से आगे की तरफ लेकर आ जाता है। अब वो सारे के सारे लोग एक ऐसी खुली जगह पर पहुंच गए थे जहां कई सारी आकृतियां बनी थी। ये आकृतियां उस पुराने समय की भाषाओं में लिखी गई होती हैं जिन्हें कि पढ़ पाना इस समय एकदम नामुमकिन था, लेकिन मुफासा और एडी को बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है इन सारी लिपियों की। इसीलिए वो दोनों एक साथ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस पूरी लैंग्वेज को डीकोड करने का और इसका पता लगाने का कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। कई घंटों तक इसी तरीके से सोचने के बाद मुफासा और एडी ने ये पता लगा लिया था कि इस पत्थर को हटाकर नीचे एक रास्ता मिलेगा जो डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाता था। इसीलिए अब ये बात प्रोफेसर हेडन को बताने पर वो उनके साथ उस पत्थर को हटाने लगी। पत्थर को जैसे ही दूर किया जाता है तो उसके अंदर सीढ़ियां दिखाई देने लगी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी। बिना देरी किए वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो किसी लग्जरियस जगह पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां जितनी भी चीजें थी वो सोने की बनी होती हैं और वहां पर तो एक ताबूत भी रखा गया था जो किसी और का नहीं बल्कि उसी प्रिंसेस का था जो हमें कहानी की शुरुआत में बताई गई थी। उनके डेथ के बाद उन्हें यहीं पर दफना दिया गया था ताबूत के अंदर। मुफासा और एडी अपना सजेशन देते हैं कि हमें थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, शायद इसमें कोई जाल मौजूद हो, लेकिन प्रोफेसर हेडन किसी की नहीं सुनते और सीधा उस ताबूत को खोलने लग जाते हैं। सभी उन्हें मना तो कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर हेडन ने साफ कह दिया कि मैं अपना मिशन करने आया हूँ और इसे कंप्लीट करके रहूंगा। उन्होंने सबसे पहले ताबूत तो ओपन किया और अंदर रखी गई प्रिंसेस की उन हड्डियों को बाहर फेंक दिया। वहाँ पर तो एक चाबी का सॉकेट होता है जिससे लग रहा था कि ओपन करने पर कोई रास्ता खुलेगा। तब प्रोफेसर हेडन बताते हैं कि मुझे उस मंदिर की तलाश है जहाँ पर ओसाइरस के सारे सेवक मौजूद होते थे जो उनके कहने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। अब ये जो नीचे दरवाजा मौजूद था वो उसी चाबी से खुलेगा जो चाबी पीटर के पास है, यानी कि वो हेवन की चाबी। प्रोफेसर हेडन ने पीटर से वो हेवन की मांगी और तुरंत ही उसे ताबूत के नीचे वाले हिस्से पर लगा दिया। ठीक से चाबी घुमाने के बाद वहां पर भी एक रास्ता ओपन होता है, पर ये पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे वो लोग सीढ़ियों के रास्ते से और अंदर जाने लगे, पर अचानक पीटर ने गलती से एक गलत ब्रिक के ऊपर पैर रख दिया था, जिससे कि अब बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे थे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो सभी एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। पहला ग्रुप तो मुफासा और कुछ सोल्जर्स का था जो बहुत डरे हुए थे, पर मुफासा उन्हें कहता है कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एडी, हैना और वो फॉर्च्यून टेलिंग वाली लेडी मौजूद थी। मुफासा जिन सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ ही रहा था तभी अचानक उन्हें एक बहुत ही खतरनाक जानवर की आवाज सुनाई दी और वही जानवर सीधा आकर एक सोल्जर को ऊंचाई से गिरा देता है।
वो सोल्जर नीचे गिरकर तुरंत ही मारा गया था। मुफासा तुरंत ही बाकी सोल्जर को लेकर उस जगह से दूर जाने लगा। वहीं एडी हैना और उस फॉर्चून लेडी की जान बचा रहा था और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। प्रोफेसर भी अपने सभी दोस्तों के साथ वहां बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं। एक बार फिर वो सभी लोग रीयूनाइट हो गए थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे कौन सा खतरा है। जैसे ही वो लोग अब थोड़ी दूसरी तरफ जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी जगह दिखाई दी। इस जगह पर इतने सारे स्टैचूज रखे गए थे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तब जाकर प्रोफेसर हेडन सभी को बताते हैं कि ये स्टैचूज नहीं बल्कि वो सारी ममीज हैं जो ओसाइरस के सहायक हुआ करते थे। रोशनी के देवता ने इन सभी को इसी पिरामिड के अंदर कैद कर दिया, जिससे कि ये सभी यहीं रह गए। और इसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए प्रोफेसर हेडन ने इतनी मेहनत की थी। उन्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। पर तभी भविष्य बताने वाली वो लेडी कुछ महसूस करती है और बताती है कि वो दिन जब आसमान में सारे तारे एक फॉर्मेशन में होंगे तो इस पिरामिड पर ओसाइरस के वारिस का ब्लड गिरने की वजह से ये सारे के सारे स्टैचूज जिंदा हो जाएंगे, जो ओसाइरस को एक बार फिर से इस दुनिया में लाने की कोशिश कर सकते थे। और इसका विजन वो साफ साफ देख पा रही थी। बाकी लोगों को तो काफी डर लगने लगा था, लेकिन प्रोफेसर हेडन इस बात को उतना सीरियस नहीं लेते। अब वो सभी अलग अलग जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक एक स्टैचू जो जिंदा हो जाता है, उसने प्रोफेसर हेडन की बेटी हैना के ऊपर हमला कर दिया था। अच्छी बात तो ये थी कि एडी भी उसी जगह पर था जो हैना की मदद करने लगा। पीटर और प्रोफेसर हेडन भी गन लेकर उस मम्मी को लगातार मारने लगे थे, पर उसके ऊपर बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी अचानक वो फॉर्चून टेलर वाली लेडी एक बटन को दबाकर वहां से निकलने का एक रास्ता निकालती है। सभी को वो इशारा करने लगी कि हमें इस जगह जाना चाहिए। इसीलिए अब एडी, हैना और बाकी लोगों को लेकर उस रास्ते से दूसरी तरफ आ गए। बटन वापस दबाने पर दरवाजा बंद हो गया और वो मम्मी वापस नहीं आ पाई। उन सभी की जान बाल बाल बची थी, नहीं तो इतनी मम्मीज के सामने वो टिक ही नहीं पाते। अब उस जगह से आगे बढ़ने के बाद टेम्पल आ जाता है जो ओसाइरिस का हुआ करता था। वहां पर मौजूद एक दरवाजा देखकर प्रोफेसर हेडन सीधा एडी के पास आते हैं और ये बोलते हैं कि ये सारी चीजें पढ़कर मुझे बताओ कि क्या लिखा है। एडी तुरंत ही उन्हें डिकोड करने लगा और कुछ देर में वो बताता है कि इस दरवाजे को सिर्फ ओसाइरिस के वंशज ही खोल सकते हैं। किसी और ने अगर इस जगह को खोलने की कोशिश की तो ये पूरा पिरामिड टूट जाएगा। तब जाकर प्रोफेसर हेडन सीधा अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम ही इस दरवाजे को खोल सकती हो, क्योंकि प्रोफेसर हेडन बता रहे थे कि तुम्हारी मदर भी एक ओसाइरिस की वंशज थी और तुम्हारे अंदर उनका डीएनए होगा तो तुम भी उसी वंशज में से आती हो। प्रोफेसर हेडन तो अपनी बेटी से जबरदस्ती करने लगे थे कि तुम दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाओ। हैना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके तुरंत ही बाद उस दरवाजे के अंदर काफी रोशनी आने लगी। देखते ही देखते वो दरवाजा खुल जाता है और वो सभी अंदर जाने लगते हैं। प्रोफेसर हेडन ने अंदर की तरफ देखा कि कई बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें थीं और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की वजह से वो इंसानियत की एडवांसमेंट करते थे। लेकिन अब प्रोफेसर हेडन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ये बोल रहे होते हैं कि मैं अपनी बेटी हैना का ब्लड इसके ऊपर गिरा दूंगा, जिससे कि तारों के फॉर्मेशन प्रॉपरली होने के बाद वो गेट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर से ओसाइरिस यहाँ आ सकता है और तो और मम्मी की वो सारी फौज वापस से जिंदा हो सकती है। प्रोफेसर हेडन तो अब ये भी कह रहे थे कि ये सारी मम्मीज दुनिया को खत्म कर देगी, जिसके बाद ओसाइरिस मुझे एक देवता का स्थान देगा। हैना ने अपने फादर की ये बातें सुनी तो वो कहने लगी कि आखिर आपने मेरी मदर के साथ क्या किया था। तब जाकर प्रोफेसर हेडन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदर को मार दिया क्योंकि उसे मेरी सोच के बारे में पता चल गया था, यानी कि एक तरीके से उसने हैना की मदर का मर्डर किया था। लेकिन प्रोफेसर हेडन के कई साथी उसे पकड़ लेते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। एडी तो यहाँ पर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रोफेसर हेडन का वो आदमी उन पर गोलियां चलाता है। ये तो अच्छी बात हुई कि मुफासा उसके सामने आ गया, जिससे कि गोली एडी को न लगकर मुफासा को लगती है। अब तो प्रोफेसर हेडन अपनी बेटी का ब्लड उस जगह पर गिराने लगा, जिससे कि ये रिचुअल की शुरुआत होगी। धीरे धीरे वहां की सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं और वो तो एक अलग ही टाइप की डायमेंशनल बीम थी जो चारों तरफ फैलते हुए ममीज के ऊपर जाने लगी। तारों का भी फॉर्मेशन प्रॉपरली होने लगता है, यानी कि ओसाइरिस के इस दुनिया में आने का गेट ओपन होने की कगार पर है। प्रोफेसर हेडन लगातार इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अब एडी ने जल्द से जल्द प्रोफेसर के उस आदमी को मार दिया और हैना को जाकर वहां से छुड़ा लेता है। एडी तो कह रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर हैना बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी अपने फादर से,
इसीलिए वो गन उठाती है और सीधा प्रोफेसर हेडन की तरफ शूट कर देती है। हेडन तो तुरंत ही मर गए थे, जिससे वो पूरा रिचुअल बीच में ही खत्म हो चुका था और अब गेट ना ओपन होने की वजह से पूरा का पूरा पिरामिड ढहने लगा। एडी तो अब जल्द से जल्द है ना और उस फॉर्चून टेलर वाली लेडी को वहां से लेकर निकलता रहता है। किसी भी तरीके से वो उन दोनों को बाहर लेकर आ गया था और वो पूरा पिरामिड थोड़े ही देर में टूटकर नष्ट हो गया। बाहर की तरफ बेन भी अपनी टीम के साथ होता है, जैसे कि जब प्रोफेसर हेडन की सोच के बारे में पता चला तो वो काफी मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें अगर ये पहले पता होता तो वो प्रोफेसर हेडन की मदद ही नहीं करते। हैना भी अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान एडी से प्यार करने लगी थी और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।